हेलो एंड वेलकम बैक टू भारती कोचिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 8 का विज्ञान चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है बल एवं दाब पार्ट 2। ओके, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखेंगे। डियर स्टूडेंट, पहले के पार्ट 1 में हमने MCQ के प्रश्न उत्तर को डिस्कस किया था। आप मेरे प्ले लिस्ट में जा कर के 6 नंबर का बल एवं दाब का पार्ट 1 देख सकते हैं। ओके, आज हम पार्ट 2 में महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रथम में है, विपरीत दिशा में कार्यरत बलों F1 तथा F2 का परिणामी बल कितना होगा। इसका उत्तर है, विपरीत दिशा में कार्यरत बल का परिणामी बल 0 होगा। अब डियर स्टूडेंट, ये 0 कैसे होगा? मतलब विपरीत दिशा में, दोनों एक दूसरे के दिशा में जो बल लगाएगा उसका परिणाम 0 होगा। आइए हम समझते हैं। मान लीजिए ये एक बॉक्स है। ओके, ये एक बॉक्स है, ठीक है। दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति इधर है और एक व्यक्ति इधर है। तो एक व्यक्ति इधर से इस बॉक्स को धकेल रहा है और दूसरा इधर से धक्का दे रहा है। तो दोनों का जो धक्का है, ये बॉक्स जो है ना इधर ही पूरा तरीका से होगा ना इधर, ये बीच में ही रह जाएगा। तो दोनों का जो बल है, कार्यरत बल जो है, वो इसका परिणाम क्या होगा? 0 होगा। ऐसा तो नहीं है कि ये इस तरफ आएगा तो ये इधर ही रह जाए, क्योंकि दोनों का समान बल लग रहा है और विपरीत लग रहा है, इसीलिए इसका परिणाम क्या होगा? 0 होगा। नेक्स्ट है आपका, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दबाव कहते हैं, ठीक है, या दबाव कहलाता है। ठीक। नेक्स्ट है, क्या द्रव्य द्वारा लगाया गया दबाव आधार के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है? उत्तर है इसका, हाँ, द्रव द्वारा लगाया गया दबाव आधार के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। द्रव, मान लीजिए ये एक बोतल है, इसमें अगर पानी को प्रेशर दे करके हम रखेंगे, डालते जाएंगे, ठीक है, तो ये दबाव के द्वारा इसमें पानी कितना रहेगा, ये आपके आधार पर, ये आधार और आधार का क्षेत्रफल कितना रहेगा, उतना तक ही आपका वाटर रहेगा, उसके आगे नहीं रह पाएगा, उसके ज़्यादा। क्यों? क्योंकि हम दबाव डाल रहे हैं, तो दबाव के आधार पर सामान आपका जो वाटर है, द्रव है, वो उसके क्षेत्रफल, ये जो आधार है उसके क्षेत्रफल पर ही डिपेंड करेगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला है, मांसपेशीय बल क्या है? इसका एक उदाहरण दीजिए। उत्तर है, शरीर के अंगों द्वारा किसी कार्य को करने में जो बल लगाया जाता है, ठीक है, उसे हम मांसपेशीय बल कहते हैं। उसे हम मांसपेशीय बल कहते हैं, ठीक है, मांसपेशीय बल कहते हैं, ठीक। यानी कि शरीर के अंग द्वारा, अब इसका उदाहरण है, घोड़े द्वारा तांगा पर मांसपेशीय बल लगाना। आप ये देखते होंगे कि तांगा जो चलता है, तांगा घोड़ा वाला, वो घोड़ा जो है स्वयं अपने कंधे पर लेकर के चलता है, तो वो बॉडी में अपने लेकर के चलता है, उसका मांसपेशीय बल होता है ना, शरीर के द्वारा लगाया जाता है, इसीलिए ऐसे बलों को क्या बोलेंगे? मांसपेशीय बल बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एक धारदार चाकू धारहीन चाकू की अपेक्षा वस्तुओं को आसानी से काटता है, क्यों? इसका उत्तर है, इसका मुख्य कारण यह है कि धारदार चाकू का सतही क्षेत्रफल कम होता है और उसके द्वारा लगाया गया दबाव अधिक होता है, इसीलिए वह वस्तु को आसानी से काटता है। डियर स्टूडेंट, धारहीन चाकू उसका थोड़ा क्षेत्रफल जो है वो थोड़ा मोटा होता है, लेकिन धार जिसमें ज़्यादा रहता है तो वो धारहीन चाकू की अपेक्षा वो उसका क्षेत्रफल थोड़ा कम होता है, यानी वो पतला ज़्यादा होता है, तो इसीलिए कभी कभी कम या ज़्यादा प्रेशर में भी, ज़्यादा या फिर कम प्रेशर में भी हम किसी भी वस्तु को चाकू से काटते हैं जिसमें ज़्यादा धार होता है, तो वो आसानी से कट जाता है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं।
अगला है बल के विभिन्न प्रभाव का उल्लेख करें। ठीक है, प्रभाव, तो इसका उत्तर है बल वस्तु पर निम्नलिखित प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। प्रथम में है विरामावस्था में स्थित वस्तु को गतिशील कर सकता है तथा गतिशील वस्तु को विरामावस्था में करना। ठीक है, या कर सकता है, दोनों में यही बताया गया है कि अगर कोई वस्तु विराम में है यानी कि स्थिर है, ठीक है, कोई वस्तु स्थिर है, मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, मान लीजिए ये गेंद है, ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि इस प्रकार से हम इधर भी ला सकते हैं पैर से, या इधर भी उठा करके भी ला सकते हैं। चूँकि ये विराम था तो विरामावस्था से हम गतिशील कर सकते हैं। ठीक है, और जो गतिशील, मान लीजिए ये गेंद लुढ़क करके यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इसको अपने पैर से इसे रोक सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों बताया गया कि गतिशील वस्तु को विराम में कर सकते हैं और विरामावस्था वस्तु को गतिशील में कर सकते हैं। नेक्स्ट है वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, वस्तु की चाल में परिवर्तन हो सकता है, यानी कि मान लीजिए कि ये बॉल यहाँ से यहाँ आते मतलब थोड़ा धीरे धीरे आ रही है, ये बॉल यहाँ से यहाँ धीरे धीरे आ रहा है, और अगर लेकिन हम अगर चाहें तो इसको और तेज, ये फास्ट चलते चलते मतलब ये फास्ट भी जा सकता है ना। ये डिपेंड करता है कि हम कितना ज़्यादा उसमें चाल बढ़ा सकते हैं ना। फिर यहाँ पे बोला है कि वस्तु की दिशा में परिवर्तन हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अब ये यहाँ पे बॉल है तो आप इससे इधर भी ला सकते, इधर भी ला सकते, इधर भी ला सकते, इधर भी ला सकते। ठीक है, ओके, तो ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वस्तु की दिशा में परिवर्तन, यानी कि हम किसी भी दिशा में उसे ला सकते हैं। नेक्स्ट है वस्तु की आकृति में परिवर्तन। जी हाँ, बैलून को हम सभी जानते हैं, बैलून को देखे होंगे, तो बैलून तो छोटा सा रहता है ना, बैलून रबर के टाइप का रहता है, तो हम क्या करते हैं, एक छोटे से बैलून को जो रबर की तरह दिखता है, हम उसे अपने फुला करके अपने मुख से फुलाते हैं उसे, और आकार में कितना बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। तो ये भौतिक अवस्था होता है कि हम वस्तु की आकृति को भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है घर्षण बल, चुंबकीय बल, संपर्कित बल, असंपर्कित बल, संतुलित बल तथा असंतुलित बल सभी का परिभाषा लिखें। ये बल का नाम दिया हुआ है, ठीक है, और सभी का परिभाषा पूछ रहा है। मैंने यहाँ सभी का परिभाषा लिख दिया है। प्रथम में है घर्षण बल, इसका परिभाषा है गति के विपरीत दिशा में लगाया गया बल घर्षण बल कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है चुंबकीय बल, चुंबक के द्वारा लोहे को खींचने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है। ओके, ये घर्षण का मतलब होता है ये गति के विपरीत दिशा में हम किसी को भी, जैसे कि मान लीजिए बॉल है तो बॉल को हम पैर से किक करके मारते तो उसके और पृथ्वी के बीच, ये तो धरती के बीच वो संपर्कित रहता ना, तभी तो वो घर्षण के ध्रुव वो चला जाता है ना, अगर हम आगे बढ़ाते। ठीक है, और चुंबकीय बल जो है, आप ये देखे होंगे कि चुंबक के सहारे हम लोहे के किसी भी चीज को उसके तरफ खींच सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं, तो ऐसा बल कौन सा कहलाएगा, चुंबकीय बल। नेक्स्ट है आपका संपर्कित बल, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाती है तो उसे संपर्कित बल कहते हैं। अभी हमने घर्षण बल का उदाहरण एक देखा, संपर्कित बल। संपर्कित का अर्थ ही होता है संपर्क में आना। ठीक है, संपर्क में आना, संपर्कित बल। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एक वस्तु जब दूसरी वस्तु सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाती है तो उसे संपर्कित कहते हैं, यानी दो वस्तुओं के बीच, ठीक है, संपर्कित होकर के जो बल लगाया जाता है तो उस बल को क्या कहते हैं, संपर्कित बल कहते हैं। और संपर्कित बल में है वह बल जो बिना किसी सीधे संपर्क में आए हुए प्रतिपादित हो जाता है और संपर्कित बल कहलाता है।
यानी कि जैसे संपर्कित में होता है कि हम संपर्क में ला करके बल लगाते तो उसे हम संपर्कित कहते हैं। और संपर्कित का भी अभी हमने उदाहरण देखा चुंबकीय बल में, कि चुंबक को अगर आप लोहे के सामने रखिएगा, किसी मान लीजिए लोहे के पिन को रखिएगा, तो वो स्वतः ही उसमें आकर्षित हो जाता है, ठीक है, वो खींच लेता है अपने ऊपर। तो इस प्रकार के वस्तु का भी उदाहरण है, इस प्रकार के बल का भी उदाहरण है कि वह असंपर्कित बल है, ठीक है। नेक्स्ट है संतुलित बल। जब किसी वस्तु पर कार्यरत बलों का अनेक परिणामी बल शून्य हो जाता है तो उसे हम संतुलित बल कहते हैं। संतुलित, संतुलन में रहना, यानी कि अभी अभी हमने इसके पहले प्रश्न उत्तर में पढ़ा कि कार्यरत बल अगर दोनों तरफ से लगाया जा रहा है लेकिन दोनों का परिणाम अगर शून्य हो रहा है लगाने का बल, तो वैसे बल को संतुलित यानी कि संतुलन में है, ठीक है, दोनों तरफ से संतुलन में बल लगाया जा रहा है। तो नेक्स्ट है असंतुलित बल। ओके, असंतुलित बल, यदि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य ना हो तो वे बल असंतुलित होते हैं। यानी कि इसमें शून्य नहीं होता है। संतुलित बल में हमने उदाहरण में देखा कि बॉक्स था, दोनों तरफ से बल लगाया जा रहा था, तो वो दोनों का परिणाम क्या हो रहा था, शून्य हो रहा था, तो वैसे बल को हम संतुलित बोलेंगे। लेकिन असंतुलित बल में जस्ट उसके विपरीत होगा कि इसमें बल का परिणाम शून्य नहीं होगा, यानी कि परिणाम उसमें होगा, ठीक है, तो वैसे बल को असंतुलित बल बोलेंगे। लास्ट है प्रश्न नंबर 8, दबाव का परिभाषा दीजिए। बल, क्षेत्रफल तथा दबाव के बीच क्या संबंध है? दबाव का मात्रक क्या है? ये 1 2 3 4, ठीक है, ये हाँ ये पूछा गया है, ठीक है, 3 है प्रश्न, 3 प्रश्न है एक ही में। तो प्रथम में पूछा गया परिभाषा देने, तो यहाँ पे बोला गया दबाव का परिभाषा, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दबाव कहते हैं। यानी कि दबाव किसी भी वस्तु पर प्रेशराइज देना बल लगाकर, ठीक है, तो वो उसे क्या बोलेंगे, दबाव बोलेंगे। दबाव के बीच और क्षेत्रफल और बल के बीच का संबंध बोला है, क्या होता है, तो दबाव यानी कि P बराबर होता है बल F बटा क्षेत्रफल A, ठीक है, यानी एरिया, ठीक। नेक्स्ट है आपका दबाव का मात्रक पूछा है, एसआई मात्रक, तो दबाव का एसआई मात्रक पास्कल होता है। डियर स्टूडेंट, यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न और उत्तर है। ये कैसा प्रश्न उत्तर है, ये लास्ट वाला जो आपका क्लास 8, 9 और 10 तीनों क्लास में आएगा, इवन 11, 12 में भी आएगा। तो अगर आप सही से अच्छे तरीके से समझ करके याद कर ले तो ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके डियर स्टूडेंट, आज आपका चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 बल और दाब का जो चैप्टर है इस वीडियो में पार्ट 2 में कंप्लीट होता है। हम आगे के वीडियो में हम आगे के चैप्टर का अध्ययन करेंगे। ओके, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न या डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं रिप्लाई अवश्य दूंगी। और सभी से आशा करती हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई हो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, फैमिली और फ्रेंड को शेयर करें। ओके, धन्यवाद।